प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 भाग हैं। हमारे पास शब्दों वाली समस्या है, प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें पहले हमें समीकरण बनाने हैं और उसके बाद उसे वज्र गुणन विधि से हल करके दिखाना है, या इसमें लिखा हुआ है किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करो। अब हमारे पास कौन कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। जो आपको अच्छे से आई हो आपको उस विधि से हल करना है। तो मेन हमारे पास इस समस्याओं में है कि इनके समीकरण बनाना। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारे पास शब्दों वाली प्रॉब्लम होती है ये इम्पोर्टेंट है पेपर में 4 या 5 नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसको बड़े ध्यान से करना है कि किस तरह से समीकरण बनाए जाते हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में कहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, यानी कि छात्रावास यानी हॉस्टल में रहने का खर्चा फिक्स है, भाई इतना खर्चा आएगा। बाकी किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी ने कितना खाना खाया, कितने दिन खाना खाया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि अगर ए छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है तो उसको कुल कितने देने पड़ते हैं? 1000। उस 1000 में वो नियत भाग भी है प्लस भोजन करने का खर्चा भी है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए कितने अदा करने पड़ते हैं? 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि छात्रावास में रहने का जो फिक्स खर्चा है वो बताओ और भोजन करने का प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा बताना है हमें। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं दी हुई है एज यूजुअल हम उसको मान लेते हैं। मान लो नियत व्यय, नियत व्यय क्या मानेंगे? व्यय। और मान लो भोजन पर प्रतिदिन का खर्चा, भोजन पर प्रतिदिन का व्यय, व्यय का मतलब खर्चा। ये हमारे पास क्या है? y। अब प्रश्न के हिसाब से जो a है वो कितने दिन खाना खाता है? 20 दिन भोजन लेता है, तो उसको एक्स्ट्रा रुपये तो देने हैं क्योंकि तो फिक्स है, देना ही देना है। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रतिदिन का व्यय है कितना है? y। अब वो एक दिन के तो उसको y पे देने पड़ेंगे, लेकिन भोजन कितने दिन करता है? 20 दिन। तो 20 दिन के कितने हो जाएंगे? 20y। यानी कि उसको ये नियत भाग भी देना है और ये भोजन के 20y भी देने हैं, और दोनों मिलाकर ये वाली अमाउंट उससे कितनी बन जाती है? 1000 रुपये बन जाती है। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा समीकरण जो बी है उसको नियत भाग भी देना है क्योंकि वो 26 दिन खाना खाता है, तो 26 दिन के खर्चा कितना हो गया? 26y, और दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे उसके? 1180। ये उसका दूसरा समीकरण बन जाता है। तो समीकरण बन चुके हैं। अब किसी न किसी एक विधि को यूज करके हमें इसको हल करना है। मैं इसको हल करने के लिए विलोपन विधि का यूज कर रही हूँ। विलोपन विधि का यूज करते हैं तो विलोपन विधि में हमारे पास क्या है? या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। हमें इसमें x के गुणांक बराबर दे ही रखे हैं तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो या 2 में से 1 को घटा लो। ऐसे कैसे लिखा हुआ है? मैंने इसको घटा दिया। तो यहाँ से हमारे पास 20 माइनस 26 कितना हो गया? -6। 1000 माइनस 1180 कितना हो गया? -180। और भाग किया तो कितना आ गया? ये हमारे पास 30। इसके बाद y का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखा तो ये हमारे पास है x प्लस 20y। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30 बराबर 1000। तो x प्लस कितना हो गया हमारे पास? 600 बराबर 1000। 1000 में से 600 का कितना आ गया हमारे पास? 400। यानी कि हमारे पास जो नियत व्यय है यानी छात्रावास में रहने का जो खर्चा देना है वो कितना है? 400 रुपये। और भोजन पर जो प्रतिदिन खर्चा होता है, भोजन का प्रतिदिन व्यय, यानी कि भोजन को लेने के लिए जो कितना खर्चा करना पड़ता है वो है 30 रुपये। हमारे पास चेक भी कर सकते हो दूसरे समीकरण में रखकर
ये 400 हो गया, और 26 को 30 से गुना करोगे तो 780 आएगा। 780 और 400 कितना होता है 1180, यानी कि हमारे पास छात्रावास में रहने का खर्चा 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन पर खर्च होने वाला कितना है 30 रुपये। अब हमारे पास है इसका दूसरा भाग। पहले भी हमने इस तरह के भिन्न वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके एक अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न याद कीजिए, तो मान लिया भिन्न क्या है, मान लो भिन्न कितनी होगी हमारे पास x/y। x हमारे पास क्या है अंश और y हमारे पास क्या है हर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे उसने कहा है उसको यूज करके हम क्या करेंगे, समीकरणों का निर्माण करेंगे। हमारे पास क्या दिया, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटा दिया, अंश हमारे पास क्या है x, इसमें से 1 घटा दिया। हर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हर हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगी 1/3 के। आर पार गुना कर ली, तो ये हो गया 3x -3y -3 बराबर y, यानी कि 3x y को इधर ले आए तो -y -3 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब इसका दूसरा समीकरण कहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास भिन्न तो थी x, यानी कि अंश में कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमें हर में 8 जोड़ना है, तो किसके बराबर हो जाएगी 1/4। ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो कहा है वैसे करना है। अब हमने फिर आर पार गुना कर ली, तो ये हो गया हमारे पास 4x बराबर y + 8, यानी 4x - y - 8 बराबर 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। ये पहला समीकरण है और ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। इनको हल करने के लिए कोई सा मर्जी इसमें विधि यूज कर सकते हो, मर्जी है विलोपन विधि यूज करो। विलोपन विधि यूज करोगे तो देखो यहाँ पर x के गुणांक भी बराबर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इसमें y के गुणांक पहले ही बराबर दिए हो तो बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ y का गुणांक -1 है, तो यहाँ पर भी y का गुणांक -1 है। अब इस चीज को भी नोटिस कर लो, अगर y के गुणांक बराबर है लेकिन हम चाहते हैं कि x के बराबर करो, तो फिर भी x के बराबर कर सकते हो, जो इजी लगे वैसे करो। अब हमने क्या करा, दूसरे में से पहले समीकरण को हटा दिया, तो घटाने के लिए यानी पहले हमने दूसरे के नीचे पहला समीकरण लिख लिया, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये चिन्ह चेंज हो गए। अब ये माइनस का y प्लस का y कट गए। 4x - 3x कितना बचा x, और -8 में से +3 गया तो कितना बचेगा -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x का मान कहीं भी समीकरण 1 में रखो या 2 में, मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे यहाँ पर रख लो, x का मान 1 रखा तो 3 एकम 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर इनकी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3xy - 3 बराबर 0। 3 को 5 से गुना करेंगे, 1 नहीं था हमारे पास। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास यहाँ पर समीकरण 1 क्या है 3x -y - 3 बराबर 0। यहाँ x का मान रख लिया 5 -y - 3 बराबर 0। 5 3 15, -y को हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो +y हो जाएगा, और 15 - 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भिन्न कितनी आ जाती है, हमारे पास x की वैल्यू 12 है और y x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास समीकरण 1 है 3x -y - 3 बराबर 0, यानी कि 3x - 3 बराबर y। अब यहाँ x की वैल्यू रख दी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से 5 के 15, 15 में से 3 गया 12। तो भिन्न हमारे पास कितनी बन जाती है, भिन्न में हमारे पास x/y, तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो इस तरह से अब देख लो हमारे पास
अगर हम यहाँ पर रखें 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 4/12 कितना होता है 1/3, यानी कि भिन्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/3। ये था इसका दूसरा भाग। अब तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछा है, ठीक है ना। अब टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब मान लो बच्चों आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में मान लो 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 5 में से आपने 3 के उत्तर तो सही दिए और 2 के उत्तर गलत दिए हैं। अब क्या कहा है कि जब सही क्वेश्चन किया जाता है तो कुछ नंबर मिलते हैं। मान लो सही क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं तो कितने नंबर मिल गए 6, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। तो 2 क्वेश्चन गलत करें तो कितने नंबर, ये एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटता है तो 2 क्वेश्चन में कितने नंबर कट गए 2 नंबर कट गए। जब सही तो 3 किए और सही क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं तो 2 नंबरों में कितने क्वेश्चन मिल गए 6। लेकिन गलत करने पर 2 नंबर कट भी गए। तो पेपर में कुल कितने मार्क्स मिलेंगे, ये 5 क्वेश्चन कर आए थे तो 6 तो तुमने ले लिए और 2 कटवा लिए तो कुल कितने नंबर मिले 4 नंबर मिले। तो पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है तब हम अपने इस क्वेश्चन के समीकरण को बनाएंगे। अब क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ही हमें कहा गया है कि बताओ कितने प्रश्न थे। मान लो शुद्ध उत्तर दिए x प्रश्नों के, क्योंकि यश ने x प्रश्नों के शुद्ध उत्तर दिए और मान लो अशुद्ध उत्तर दिए यानी गलत उत्तर दिए y प्रश्नों के। तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न हो गए, चाहे शुद्ध उत्तर दिया हो या अशुद्ध उत्तर दिया हो तो कुल प्रश्न कितने हो गए हमारे पास x + y। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले यानी कि एक प्रश्न के 3 अंक मिले। किए उसमें कितने सही हैं x, तो कितने नंबर मिलेंगे उसको 3x, क्योंकि जितने प्रश्न सही किए हैं 3 को उससे गुना कर दिया। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, जितने उसने अशुद्ध उत्तर दिए हैं उनका 1 अंक काट लिया। कितने अशुद्ध उत्तर दिए उसने y क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है तो कितने नंबर कट गए y नंबर कट गए, y को 1 से गुना किया, ठीक है ना। तो 1 y आ गया। अब इतने नंबर तो उसको मिले, इतने उसने कटवा लिए तो दोनों का अंतर यानी कि दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कुल कितने अंक मिले उसको 40 अंक मिले। ये हमारे पास क्या होगा 3x - y = 40। ये हमारे पास पहला समीकरण है, इसको लिख सकते हो प्रश्नानुसार जैसे कहा गया। अब आगे कहा गया है कि यदि उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते, अब एक प्रश्न के 4 अंक, एक उत्तर के 4 अंक मिलते, सही कितने किए हैं उसने x किए हैं तो x से कितने मिलते थे 4x, ठीक है, 4 से गुना करोगे। इसके बाद अगर उसको अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, ठीक है। अब अशुद्ध उत्तर कितने दिए उसने y, 1 के तो कट जाते 2 अंक तो y के कितने करते 2y। ये नंबर तो उसको मिलने थे, ये उसने कटवा लिए तो दोनों का बैलेंस है कि इसमें से इसको माइनस करने के बाद उसको कितने अंक मिल जाते 50 अंक मिल जाते। तो बताओ कि हमारे पास प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न थे। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों को हल कर लो। दोनों को x और y के लिए हल करने के लिए मर्जी है विलोपन विधि यूज करो, प्रतिस्थापन यूज करो या वज्र गुणन विधि यूज करो। मैं एक बार इस क्वेश्चन में वज्र गुणन विधि यूज कर रही हूँ, तो वज्र गुणन विधि से मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने विलोपन विधि यूज करी थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x, यहाँ पर y और यहाँ पर a।
अब हमारे पास ये था पहला समीकरण, ये रहा दूसरा समीकरण, y के गुणांक b1 b2, तो b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2, c1 c2 हम बाई तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -40 -50, a1 a2 कितना है हमारे पास 3 और 4, दोबारा से b1 b2, तो ये हमारे पास गुना किया तो x के नीचे -1 को -50 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 50, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से, इन दोनों को गुना करो तो 40 दूनी 80, अब y के नीचे लोगे तो ये हमने गुना किया ऐसे, तो -40 को 4 से गुना किया -160, माइनस साइन अपनी साइड से लिया, -50 को 3 से गुना किया तो -150, अब हमारे पास 3 को -2 से गुना किया -6, फिर माइनस साइन अपनी साइड से, 4 को -1 से गुना किया -4, तो ये हमारे पास आ गया -30, इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा -10, और इसको करेंगे प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये -2। अब जब हम 1 और 3 को लेकर चलेंगे तो x बटे -30 किसके बराबर है, 1 बटे -2 के बराबर, तो x किसके बराबर हो जाएगा -30 बटे -2 यानी कि 15। अब हम जब 2 और 3 को लेंगे, 2 और 3 को लेंगे तो y बटे -10 बराबर 1 बटे -2, तो y बराबर -10 बटे -2 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x हमारे पास क्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, और y हमारे पास क्या है, जिन प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने प्रश्न थे, कुल प्रश्न कितने दिए गए थे, तो 15 + 5, तो कितने क्वेश्चन आए थे हमारे पास प्रश्न पेपर में 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 15 और 5, 15 के उसने ठीक उत्तर दिए हैं और 5 के उसने गलत दिए हैं। अब अपने x और y के मान को समीकरण में रखकर चेक भी कर सकते हो। यहाँ 15 रखोगे तो 15 दिए 45, 45 में से हमारे पास 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 40, दूसरे समीकरण में रखोगे 15 चौके 60 और 5 दूनी 10, 60 में से 10 गया तो कितना होता है 50 के बराबर। अब इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोई सी विधि से हल कर लो, x और y के मान सेम आने हैं। फोर्थ पार्ट में चौथे भाग में हमें कहा गया है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि कोई हमें राजमार्ग दिया होगा, ये ले लिया मैंने। अब इस पे दिए हुए हैं 2 स्थान, एक तो स्थान हमने ले लिया A स्थान और दूसरा ले लिया हमने B स्थान, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। इसके बाद कहा एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ होती है, पहले स्थान से भी एक कार ने चलना प्रारंभ करा और B से भी एक कार ने चलना प्रारंभ करा, ठीक है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, अब जो कार A स्थान से चलती है उसकी जो गति है वो अलग है, यानी कि उसकी स्पीड अलग है, और जो B से चलती है उसकी स्पीड अलग है। लेकिन जो कार A से चलती है, जो कार B से चलती है, दोनों कहाँ पर मिलती है जाकर 5 घंटे के बाद जाकर मिलती हैं, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। और यदि विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत का मतलब है कि जो A वाली है तो मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जो B वाली है वो इस डायरेक्शन में, यानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो वो कितनी देर के बाद मिल जाती है 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो यहाँ पर चाल याद करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग है, मान लो A स्थान से चलने वाली कार की चाल ये हमने ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, h का मतलब r, ठीक। इसके बाद हमारे पास मान लो B स्थान से चलने वाली कार की चाल ये ले ली y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में A स्थान से चलने वाली है वो x किलोमीटर की रफ्तार से चलती है 1 घंटे में, और B स्थान से चलने वाली y किलोमीटर की रफ्तार से चलती है।
तो बच्चों आपको इस उत्तर ध्यान होगा कि हमारे पास समय, दूरी और चाल में क्या संबंध होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्वेश्चन में कहा गया है जब दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलना, दोनों स्थानों से कारें एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं कि ए स्थान से भी कार ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया और जो बी स्थान है उससे भी इस कार ने इसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो अब जब एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं तो दोनों कितने घंटे के बाद मिलती है? 5 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 5 घंटे के बाद वो यहाँ पर जाकर मिलती है, तो बी को तो सिर्फ यही डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, लेकिन ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है? 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर करने पड़े कि नहीं करने पड़े? तो अब यहाँ पर देखते हैं समय क्या दोनों के लिए बराबर है 5 घंटे। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे 4, समय तो दोनों के लिए 5 घंटे है, लेकिन जो दूरी है हमारे पास, मान लो जो एक कार थी ये वाली दूरी हमने ले ली, ये वाली दूरी ले ली, मान लो हमने डी से ली, ठीक है ना, कि हमारे पास 5 घंटे में बी द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ ले लेते हैं इसको, इससे पहले लिख लेते हैं या यहाँ पे लिख लेते हैं 5 घंटे में बी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये मान लिया हमारे पास डी किलोमीटर है। कितना है ये हमारे पास? डी किलोमीटर। इतनी दूरी तय कर ली और 5 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी। अब ए को तो ये डी भी तय करना है और ये क्या करना है? 100, क्योंकि दोनों मिल रही है ना इस पॉइंट पर आकर। तो कितनी होगी हमारे पास? 100 प्लस डी। अब यहाँ पर देखो इसको यूज कर देते हैं, यहाँ से इसको यूज किया, समय बराबर दूरी बटे 4। अब जो ए है वो 5 घंटे के बाद चलती है, लेकिन ए ने जो दूरी तय करी है वो कितनी है? 100 प्लस डी, और 4 क्या की है इसकी? x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x बराबर में 100 प्लस डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 5x माइनस 100 बराबर डी। ठीक है, इसके बाद इसको मैंने नंबर 1 लिया, अभी हमारा समीकरण नहीं बना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये मैंने 1 ही ले लिखा। अब हमारे पास बी के लिए लिखते हैं, तो समय कितना है? 5 घंटे, लेकिन दूरी कितनी तय करनी है उसको? सिर्फ 5 डी करनी है। 4 कितनी है उसकी? y। तो डी किसके बराबर हो गया? 5 बटे y के। अब यहाँ पर लिख सकते हो ए के लिए, ए स्थान से चलने वाली बस के लिए, ए स्थान से चलने वाली बस के लिए, यानी कि ए स्थान से जो बस चलती है उसमें ये कंडीशन पूरी करी तो डी की वैल्यू ये आ गई। लेकिन जब बी स्थान से जो बस चलती है, बी स्थान से चलने वाली बस के लिए डी किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। लेकिन डी तो चाहे ए के लिए हो चाहे बी के लिए हो, डी तो सेम है। तो हमारे पास 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया कि ये डी की वैल्यू 5x माइनस 100 और ये डी की वैल्यू 5y, यानी कि 5x माइनस 100 किसके बराबर आ गया? 5y के। इसको भी इधर लेगा तो ये आ गया 5x माइनस 5y माइनस 100 बराबर 0। ये हमारे पास क्या बन जाता है? पहला समीकरण। एक बार दोबारा से देख लो कि हमने पहला समीकरण कैसे बनाया है। हमें क्या कहा गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी। दोनों स्थानों से एक ही समय पर 2 बसें चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं और वो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो मैंने मान लिया कि जो दोनों बसें जा रही हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं और वो इस बिंदु पर आकर 5 घंटे में मिलती हैं। तो बी से मान लो इस बिंदु की दूरी है डी, ये वाली दूरी कितनी है हमारे पास? डी। तो 5 घंटे में तो बी ने तो सिर्फ इतनी दूरी तय करी, लेकिन ए ने कितनी दूरी तय करी? ए ने 100 किलोमीटर भी तय करे और ये बी भी तय करा। ठीक है ना, तो हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो ए की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है
और जो बी की चाल है वो क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब हमारे पास 5 घंटे में बी ने कितनी दूरी तय करी है, सिर्फ b किलोमीटर, और 5 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय करी है, ये 100 किलोमीटर भी और ये बी भी, यानी 100 प्लस d किलोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास एक सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे 4। अब जब ए स्थान से जो बस चलती है उसके लिए पहले हम लिख रहे हैं, ए वाले स्थान से चलने वाली बस ने कितना समय लिया, 5 किलोमीटर, दूरी कितनी तय करी, अभी हमने लिखा 100 प्लस डी, चार्ज कितनी है उसकी प्रति किलोमीटर x, तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू ये आ गई 5x माइनस 100। अब इसके बाद बी स्थान से चलने वाली जो बस है उसने टाइम कितना लिया, यही सूत्र यूज करा हमने 5 घंटे, लेकिन दूरी कितनी तय करी है उसने, खाली d किलोमीटर दूरी तय करी है, और चार्ज कितनी है y, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 5y। जब हम इन दोनों को यूज करते हैं, ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया 5x माइनस 100y बराबर 5y, यानी 5x माइनस 5y माइनस 100 बराबर 0, ये हमारे पास पहला समीकरण बना। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। दूसरे समीकरण के लिए देखो, राजमार्ग पर 2 स्थान दिए हुए थे, ए और बी, दोनों से ही बस चलना शुरू होती है, लेकिन अब क्या करते हैं, दोनों ही बसें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अगर ए वाली बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो बी वाली बस कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। अब दोनों बसें मिलकर सिर्फ कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना, तो दोनों को मिलकर कितनी दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर तय करनी है, लेकिन क्या कहा गया है, सिर्फ 1 घंटे में दोनों आपस में मिल जाती है। अब इसमें भी मान लेते हैं हम यहाँ पर कि मान लो जो बी से चली हुई बस थी, ए से किसी को ही मान सकते हो कि बी से ए से बस ने चलना शुरू किया और वो 1 घंटे के पश्चात यहाँ पहुँच गई, यानी कि उसने कितनी दूरी तय कर ली, डी दूरी तय कर ली। ऐसे ही जो हमारे पास अब 100 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है उसमें से डी दूरी तो कर ली ए ने तय, तो बी कितनी दूरी तय करेगी, 100 माइनस डी दूरी तय करेगी, यानी डी किलोमीटर को तय कर लिए ए ने, तो 100 माइनस डी कौन तय करेगा, बी किलोमीटर, बी तय करेगी, बी स्थान से चलने वाली बस तय करेगी। अब फिर हमें हमारे पास दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास ए स्थान से चलने वाली बस के यहाँ पे लिख देते हैं, एक चीज और लिखना भूल गए हम, यहाँ पर लिख सकते हो, जब बसें एक ही, जब दोनों बसें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो कितनी दूरी तय करती है। अब यहाँ लिखते हैं, जब दोनों बसें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो मान लो ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान ली हमने, डी किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लो कि यहाँ हमारे पास क्या है, राजमार्ग, इस पर 2 स्थान ए और बी, यहाँ से बस ने चलना शुरू किया, तो मान लो बस यहाँ पहुँच गई, तो इसने इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कितनी दूरी तय करी, डी, और जो बी स्थान से चलने वाली बस है वो इससे विपरीत दिशा में, जैसे इसमें इस तरफ जाएगी, यानी कि इस तरफ जा रही है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि कुल दूरी हमारे पास 100 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगी 100 में से डी तो ए तय कर चुका है, तो ये कितनी तय करेगी, 100 माइनस डी। मान लो ए द्वारा तय की गई दूरी डी किलोमीटर है, तो बी द्वारा तय की गई दूरी, ये साथ में डायग्राम जोड़ना, तो ये आ गई हमारे पास 100 माइनस डी किलोमीटर। अब दोनों के लिए हमने क्या सूत्र लगा लिया, समय बराबर दूरी बटे 4, सेम सूत्र लगाया। समय कितना है, 5 घंटे, दूरी कितनी है, अब ए के लिए लिख लेते हैं, ए स्थान से चलने वाले के लिए, ठीक है ना, हमने ए यहाँ कर दिया, 5 बटे दूरी कितनी तय करी इसने, डी, चाल कितनी है, x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d बराबर 5x। अब b के लिए लिख लो, b
बी के लिए या बी स्थान से चलने वाली बस के लिए। अब हमारे पास यहाँ 5 मैंने गलत लिख दिया क्योंकि अब तो सिर्फ 1 ही घंटे में पहुँच रही है। दोनों बसें कितने में पहुँच रही हैं? 1 घंटे में पहुँच रही है। तो हमारे पास डी किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर, क्योंकि 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाती है। समय कितना है? 1। दूरी कितनी तय करनी पड़ रही है इसको? 100 माइनस डी। चाल कितनी है? y। तो यहाँ से क्या है? y बराबर डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी y बराबर 100 माइनस डी। तो यहाँ से d इधर ले आए, तो ये कितना हो गया? 100 माइनस y। ठीक है, अब मैं इसको रब करना पड़ेगा। चलो मैं अभी रब नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास दूसरा समीकरण क्या बनता है? डी किसके बराबर है? x के बराबर। डी किसके बराबर है? 100 माइनस y के बराबर। तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया? 100 माइनस y के बराबर, यानी x इधर ले आए प्लस y माइनस 100 बराबर 0। ये हमारे पास क्या हो जाता है? दूसरा समीकरण। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। एक बार दोबारा से फिर देख लो। हमें कहा गया है कि 2 स्थान हैं ए और बी। उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब ए से भी एक बस चलना शुरू करती है, बी से भी एक बस चलना शुरू करती है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। तो दोनों 5 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, और अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलें, एक इस तरफ जाए और एक इस तरफ जाए, तो दोनों 1 घंटे के बाद मिलती है। तो दोनों बसों की चाल बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया? सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है, चाल मान ली। मान लो ए स्थान से चलने वाली कार दी हुई है, बस दी हुई है। मैं बार बार बस और कार दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मर्जी। कार दी हुई है तो कार यूज़ कर लेना। तो ए स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब वो चलना आरंभ करती है, मान लो 20 स्थान से जो कार चली थी, 5 घंटे के बाद कहाँ पहुँच गई? इस बिंदु पर, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? d डिस्टेंस कवर कर ली। अब ए स्थान से चलने वाली कार को भी इस बिंदु पर पहुँचना है, लेकिन इस बिंदु पर पहुँचने के लिए उसको ये 100 किलोमीटर भी कवर करने पड़ेंगे और उसको ये d किलोमीटर भी कवर करने पड़ेंगे, यानी कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 प्लस d। तो पहले मैंने लिख ली 5 घंटे में बी द्वारा तय की गई दूरी, बी स्थान या बी स्थान से कार द्वारा तय की गई दूरी। 5 घंटे में बी स्थान से कार द्वारा तय की गई दूरी। और फिर ए स्थान वाले ने कितनी दूरी तय करी? अब हमारे पास एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। अब हम ए स्थान से चलने वाली कार के लिए लेते हैं। पहले मैंने बस लिख ली है, कार कर देना कि कार के लिए। अब टाइम तो उसने 5 घंटे लिए ए स्थान से चलने वाली कार में। अब उसने यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ली? 100 प्लस डी। और ये हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पर चार्ज कितनी है? x। तो यहाँ से हमारे पास 5x बराबर 100 प्लस डी। डी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गई 5x माइनस 100। अब 20 स्थान से चलने वाली कार के लिए लेते हैं, तो समय तो वही 5 घंटे के बाद मिलती है, लेकिन दूरी कितनी तय करी इसने? डी। और हमारे पास चाल कितनी है? y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5y। पहले से आ रहा था डी की वैल्यू 5x माइनस 100, दूसरे से आ रहा 5y के बराबर। तो दोनों को बराबर कर दो, तो हमारे पास जो पहला समीकरण है वो ये बन जाएगा। अब दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि दोनों बसें विपरीत दिशा में जा रही हैं, यानी कि एक ए से चलना आरंभ करती है तो दूसरा बी से, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दूरी तो दोनों को मिला के 100 किलोमीटर ही तय करनी है ना। तो हमने मान लिया कि जो ए स्थान से कार चली थी उसने कितनी दूरी तय करी? d किलोमीटर। तो बाकी जो बच गई थी कौन सी बचेगी? क्योंकि 100 में से जो d हटकर आएगी वो किसने तय करी? b ने। यही लिखा मैंने। जब दोनों कारें कर लेते हैं, इसको बस नहीं है, दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, तो मान लो ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? d किलोमीटर। तो b द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस d किलोमीटर। अब a के लिए हमने ये 70 लगाया। अब दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। समय कितना है? 1 घंटा। दूरी a ने कितनी तय करी? d। चाल कितनी है उसकी? x। तो x किसके बराबर आ गया? d। इस तरह से b के लिए हमारे पास समय तो 1 घंटा ही है क्योंकि 1 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन b ने दूरी कितनी तय करी? 100 माइनस d। और ये कितना है? y। तो
तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 100 और माइनस वाई। ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है, दोनों को यहाँ पर रख दो तो हमारे पास x प्लस वाई माइनस 100। तो ये हमारे पास क्या जाएगा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण बन चुकी हैं, इन समीकरणों को हमें कोई भी विधि यूज करके हल करना है। तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लेना और इसको अच्छे से समझना भी है। अब देखो हमारे पास पहला समीकरण क्या है 5x माइनस 5y माइनस 100 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि यूज करना चाह रहे हैं, या तो पहले इसमें से क्या करो 5 कॉमन ले लो, 5 कट ही जाएगा। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण है। 5 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है ना, तो ये x माइनस वाई और 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी पहले समीकरण को दोबारा से लिख लिया। अब हमारे पास हमारी मर्जी है कि दूसरे समीकरण से पहला समीकरण हटा दो, तो चलो मर्जी के पहले घटा देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अलग अलग साइन की, दोनों साइन सेम है तो 2y। और यहाँ पर ये हमारे पास हो गया माइनस 100 प्लस 20 यानी माइनस 80 बराबर 0। यानी 2y बराबर 80, तो y बराबर 80 बटे 2 कितना हो गया हमारे पास 4। तो y क्या था हमारे पास 20 स्थान से चलने वाली कार की गति कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और y का मान कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो x किसके बराबर हो जाएगा y प्लस 20 के बराबर। y की वैल्यू है हमारे पास 40 और ये प्लस 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। क्योंकि एक स्थान से चलने वाली जो कार थी उसकी गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग था। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 5वां भाग। दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयत की विमाएं की लंबाई चौड़ाई, तो पहले हमने मान लिया, मान लो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी मान ली x मीटर, ठीक है ना। इसके बाद या x मीटर ले लिए, इकाई भी ले सकते क्योंकि इसने कोई भी मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो x से इकाई। और मान लो आयत की चौड़ाई क्या है हमारे पास y इकाई की, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुना y। कितना आ गया हमारे पास x y। जब हम इनको गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल किसमें आएगा वर्ग इकाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया वैसे हम लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि अगर आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, हमारे पास आयत का क्षेत्रफल ये है, ये कम हो जाता, माइनस करना पड़ेगा कितना 9 वर्ग इकाई। यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर देते, लंबाई तो कर देते 5 इकाई कम है कि पहले x थी उसमें से 5 कम कर दिए और चौड़ाई को बढ़ा देते। चौड़ाई हमारे पास y है उसमें 3 इकाई बढ़ा देते, यानी हमारे पास नई लंबाई ये है, नई चौड़ाई ये है। और अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें नया क्षेत्रफल ये मिलेगा। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम। अब हम पहले इस समीकरण को सेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। अब पहले हमें इन दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा। x को इससे गुना करोगे पहले y प्लस 3 से, फिर ये माइनस का 5 है, इसको भी किससे गुना करोगे y प्लस 3 से। तो x y माइनस 9, x को y से गुना किया x y, x को 3 से गुना किया तो 3x माइनस 5y और माइनस 15।
अब ये एक्स वाई प्लस का, इधर भी प्लस का, इसको इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, तो दोनों जैसे कट जाएंगे। ये माइनस का 9, ये 3x, ये माइनस के 5y और ये माइनस के 15। इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस माइनस के 9 को मैं इधर ले आती हूँ, तो क्या हो गया प्लस 9, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। तो दाएं पक्ष को पहले लिख लिया 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, कितना बच गया -6, और बायां पक्ष इधर लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका पहला समीकरण। अब दूसरा भाग इसका, दूसरे में दिया हुआ है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बना देते। अब लंबाई कितनी थी हमारे पास x, इसको 3 इकाई बढ़ा दिया, इसमें जोड़ दिए, और जो चौड़ाई थी वो y थी, उसको कितना बढ़ा दिया 2 इकाई बढ़ा दिया। तो ये नई लंबाई है, अब ये नई चौड़ाई है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो नया ही क्षेत्रफल आएगा। तो इसने कहा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले जितना हमारे पास क्षेत्रफल था उससे 67 इकाई बढ़ जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने पर हमारे पास क्षेत्रफल भी बढ़ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो ये आ गया 2x प्लस 3y प्लस 6। तो यहाँ से xy कट गया, तो नया समीकरण बन जाता है 2x प्लस 3y। अभी 6 है, इधर लेकर आओगे माइनस 67 प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। अब दो समीकरण है, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण वो रहा। दोनों समीकरणों को हल कर लो x और y के लिए। दोनों समीकरणों को हल कर लो x और y के लिए। हमने यहाँ देखो ये पहला समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 6, उसमें हमारे पास है दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, इसमें 3। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने इसको 2 से गुना कर लिया और इसको कर लिया 3 से गुना। जब हम पहले समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा दूसरा पर 10y। इसको भी 2 से गुना किया तो कितना बन गया -12 बराबर 0। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 6x 3 दिए 9y और 3 3 18 बराबर 0। गुणांक बराबर हो गए हैं तो माइनस कर लो। अब दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ गए हैं -19y। ये प्लस का और एक माइनस का है तो क्या बन जाएगा प्लस का 171 बराबर 0, यानी कि माइनस के 19y माइनस के 171, माइनस के 171 को माइनस के 19 से भाग करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y का मान समीकरण में रख लो, किसी भी y का मान 1 में रखने, 1 में रखो 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये 1 नंबर था हमारे पास, यदि 3x माइनस 5y, y का मान तो 9 है, माइनस के 6 बराबर 0। तो 3x माइनस 9 5 45 माइनस 6 बराबर 0। तो दोनों ही हमारे पास माइनस माइनस के जुड़ गए, तो यहाँ पर x बराबर में माइनस के 51, इधर आकर राइट साइड के प्लस का 51 हो गया, फिर क्या करोगे 3 से भाग, तो 51 को 3 से भाग करा तो कितना आ गया 17। यानी कि हमारे पास जो आयत की लंबाई है वो कितनी है 17 इकाई है, जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 9 इकाई। तो आज आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। इसके साथ ही तीनों विधियाँ, तीनों बीजगणितीय विधियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। बच्चों, जो इस लेसन में हमने पहली एक्सरसाइज में क्या किया था, जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए थे उनको हमने ज्यामितीय रूप से व्यक्त करके दिखाया था। एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था कि जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए थे उनका ज्यामितीय रूप से हमने या ग्राफ की विधि से हमने क्या निकाला था, हल निकाला था। एक्सरसाइज 3.3 में हमने विलोपन विधि यानी कि बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में विलोपन विधि और 3.5 में हमने क्या की थी, वज्रगणन विधि। अब 3.3, 3.4 और 3.5, ठीक है, इन सब का जो पहले क्वेश्चन है वो हमारे पास 1 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
ये 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास इन तीनों एक्सरसाइज में या इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमें शब्दों वाली प्रॉब्लम दी हुई है, वो क्वेश्चन सभी 4 या 5 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और जब उस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमें किसी भी विधि से हल करना होता है कि पहले हमें रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उनको हल करने के लिए यानी कि x और y का मान निकालने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो बच्चों, आज आपने तीनों विधियां सीख ली हैं, यानी कि अब तक आपने तीनों विधियां कर ली हैं। आनी तो तीनों ही विधियां चाहिए, लेकिन आपको जो अधिक उपयुक्त लगे, जो ज़्यादा आसान लगे करने में, तो अपने समस्या को उससे हल कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।